इसके साथ ही बैठ जाए, इसके साथ ही बैठ जाए, इसके साथ में। इसको जरा बुक्स की जरूरत पड़नी है क्योंकि इसने तो माशाल्लाह लेनी कौन। आपके पास तो है ना। चलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फायदा क्या हुआ। ले बेटा, मुझे तो ये था कि किताबें निकाल लें, कुछ पास पेपर, ताकि जरा थोड़ा सा आपको किताब से भी लिंक कर दिया जाए। तो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी से ये पास पेपर आज कोशिश करना है, इस चैप्टर के हमने कंप्लीट करने। कल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर पास पेपर कराने तो नहीं आना था, अल्लाह के बंदो, इसी से तैयारी होनी है। जो पढ़ा आपने उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपने पास पेपर नहीं करने। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिर्फ पास पेपर काफी है कोई पेपर पास करने के लिए। अभी आप देखिएगा कि इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई चीज़ उसने छोड़ी तो नहीं। हालांकि उसमें मेरा ख्याल है कि शायद चले मान लें कोई 3-4 अटैम्प्ट के अगर मिसिंग है, उसमें से 2-3 अटैम्प्ट में इस चैप्टर में से फिर आया हूँ। तो क्योंकि वो पूरा कोशिश होती है कि पूरा पेपर हम क्लास के अंदर ही उसको अटैम्प्ट करें, तो शायद इस वजह से कुछ लास्ट लेटेस्ट अटैम्प्ट के कोई 2-4 सवाल छोड़े हुए। ले बेटा, तो देखिएगा, जल्दी जल्दी सोचते जाइएगा, बताते जाइएगा, ताकि पूरे का पूरा चैप्टर भी दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। और वालेकुम सलाम बेटा। और ये भी समझ आ जाएगी कि आई क्या पूछना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली हाईलाइट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारियां थी मेरे बच्चे, क्या याद है थोड़ी बहुत। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना किसकी जिम्मेदारी थी, वो भी मैनेजमेंट की। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल इतने स्ट्रांग लगाना कि उससे उस इंटरनल कंट्रोल के अंदर बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, वो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। फ्रॉड वगैरह को डिटेक्ट करना और फिर करेक्ट करना, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। ऐसे ही था। तो ये मेरे अच्छे कोई 4-5, क्योंकि 7 नंबर हैं, फिर इसका मतलब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं। आगे ऑडिटर के लिहाज से भी बताएं कि ऑडिटर को भी एक्सेस देनी है बंदों तक, इंफॉर्मेशन तक और डॉक्यूमेंट्स तक। तो ये सारा मेरे बच्चे जो आपने पढ़ा है वही दोबारा रिप्रोड्यूस करना है। बेटा, लेकिन ये काम की चीजें हैं जो गौर से जरा थोड़ा सा देखना। कहता है कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, और मोस्टली ऐसे ही आता है सवाल। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2017। अक्सर ये लिख दिया करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2017, या लिख दिया कि इनके लिख देता है रूल्स एंड रेगुलेशन। या तो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखेगा लफज, या लिखेगा वो कंपनी एक्ट 2017। तो दोनों सूरतों में मेरे आपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में ही सोचना है, क्योंकि अभी तक जहां जहां पे ये अल्फाज वो बोलता है वो चैप्टर नंबर 13 के बारे में नहीं सोचता। क्योंकि चैप्टर नंबर 13 भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही मेरे बच्चे कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल तो नहीं, खैर कल, अभी तो चैप्टर 2 करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ले बेटा, तो जल्दी जल्दी बताते जाइएगा और सोचते जाइएगा, और दिमाग पूरे का पूरा इस्तेमाल करना है। खबरदार अगर ये सोचा कि कोई हल्की सी बात को दिमाग में रखे शायद आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, मेरे बच्चे अच्छे तरीके से सोचिएगा। कहता है कि फरूक एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी की बात हो रही है फर्म की, ये कंपनी की बात हो रही है, फरूक एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी फर्म की। कहता है हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इब्राहिम गैस कंपनी। द फर्म इज इंडप्टेड टू द कंपनी, जारी बात एक यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी, और फर्म इंडप्टेड है टू द कंपनी एज इट हैज नॉट पेड हिज लास्ट 2 month बिल अमाउंटिंग टू रुपीज 4,860 रुपए। यानी कि 4,860 रुपए ये गैस वाली कंपनी को ड्यू है फर्म के। तो बताएं क्या फर्म इसकी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। अगर वो ये कह देता कि पिछले 4 महीने का बिल ड्यू है 4,860 रुपये सिर्फ, क्या फिर फर्म अपॉइंट हो सकती थी। फिर नहीं हो सकती थी। एक और अक्सर आपको धोखा देने की वो कोशिश करता है, कहता है अच्छा बात का तो अज्यूम कर लो यहाँ पे जरा थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट होती, क्योंकि किस्त इतनी छोटी अमाउंट की क्या किस्त करवानी है। 1 मिलियन की अमाउंट थी, 1 मिलियन का बिल आ गया। इन्होंने जाके कंपनी से बात की, ऐसा करें हमें ना इसकी किस्तें कर दें, हम आपको हर महीने मान लो कि 2 लाख रुपया पे कर देंगे। अगर ये हर महीने 2 लाख पे करने की बात कर लेते हैं उस कंपनी से, ये फर्म वाले, तो मुझे बताएं ये कहां तक जाएगा भला इसकी पेमेंट, 5 महीनों तक। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो 90 डेज से ऊपर चला जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह किस्तें करवा लेना तो है तो यही अमाउंट, और आपने किस्तें भी करवा ली, उनसे तय कर लिया, तो और वो 90 डेज से ऊपर चले गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात को इंश्योर करना है जो भी अमाउंट पेंडिंग हो वो 90 दिन से ज्यादा ना हो। अगर जी जी बेटा, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी बेटा, यूटिलिटी में 3 आते हैं ना, पानी गैस और बिजली। तो इसमें तीनों ही शामिल होंगे। अगर आपने इनमें से किसी का भी बिल पे करना हुआ और वो 90 डेज से ज्यादा ड्यू हुआ, तो आप उस कंपनी, जैसे वापडा है या SNGPL है, यानी कि SNGPL से रिलेटेड मोस्टली मामला गैस का होगा, वापडा से रिलेटेड बिजली का होगा, वासा से रिलेटेड पानी का होगा। अगर इनके बिल ड्यू हो और वो 90 दिनों से ज्यादा के ड्यू हो, तो फिर आप उसके लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, किसी और का कर सकते हैं आप। ये भी याद रखना, ये ना हो कि आप किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते।
अगर हम लोग यहाँ पे एक फर्म बैठी है, तो हम वापडा के हमने बिल नहीं दिया पिछले 4 महीनों का, तो हम वापडा का वो नहीं कर सकते ऑडिट, लेकिन बाकी कंपनियों से कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, अगर हमने किस्तें करवा ली और वो 90 दिनों से ऊपर चली गई किस्तें इस बिल की, तो फिर भी आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। याद रखोगे, ये जरा थोड़ा सा इसको सोचना है। नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चे, कहता है कि आफ्टर 100 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बड़े ध्यान से, मैंने पहले आपको कहा था जरा अकल पूरी लगानी है इसके ऊपर। After 100 days of incorporation, the directors of Rahman Limited decided to appoint Mr. Shahid as the company's statutory auditor. Mr. Shahid was employed by RL before he started his own practice. यानी कि शाहिद को वो अपॉइंट करने जा रहे हैं, अभी उसको इनकॉर्पोरेट हुए 100 दिन हुआ है कंपनी को, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों पे, नई कंपनी बनी है और वो अपॉइंट करने जा रहे हैं मिस्टर शाहिद को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे। और शाहिद एम्प्लॉई था इनका आरएल का ही बिफोर स्टार्टिंग हिज प्रैक्टिस, यानी कि जब फर्म बनाई उसने शाहिद ने, इससे पहले वो इन्हीं का एम्प्लॉई था। तो बताएं क्या शाहिद इनका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? और बाकी जो भी इसके अंदर आपको चीजें नजर आ रही हो उधर आप सोच के बताएं, क्या 90 डेज? कुछ सोचो कि किताब ने आपको कुछ बातें बताई थी, और आई कैप तो ऐसे ही अप्लाई करवाता है मेरे बच्चे। एक 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 पॉइंट तो माशाल्लाह आपने पहुंच गया बिल्कुल। दूसरा, नहीं नहीं देखें, वो एसोसिएट नहीं है, उसने नौकरी छोड़ी हुई है वहां, यानी कि आज सीएफई बने हुए 100 दिन हो गए, और आप लोग सीएफई में काम कर रहे थे पहले, लेकिन आपने यहां से छोड़ के अपनी फर्म बना ली और हम आपको ही ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। 3 साल का अरसा नहीं गुजरा, पक्की बात है, 100 दिन ही तो हुए हैं जिसमें आपने नौकरी की भी और छोड़ भी दी और अपनी फर्म भी बना ली। एक तो 3 साल का टाइम नहीं गुजरा, और दूसरे नंबर पे अब ऑडिटर अपॉइंट करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास पावर थी 90 दिनों के अंदर अपॉइंट करने की। अब ये अथॉरिटी किसके पास चली गई? एसएससीपी के पास। यानी कि इस सिनेरियो के अंदर उसने दो चीजें पूछ ली आपसे, एक तो एम्प्लॉई था वो हमारा और वो 3 साल नहीं गुजरे, और दूसरा 100 दिन यानी कि हो गया हुआ, और अभी तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये ऑडिटर किसने अपॉइंट करना है? अब एसएससीबी ने अपॉइंट करना है। याद रखोगे मेरे बच्चों, इसी तरह सोचने की कोशिश करनी है। लेकिन नेक्स्ट देखिएगा जल्दी जल्दी। द डायरेक्टर ऑफ फजल लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सैयद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वन ऑफ द पार्टनर्स स्पाउस होल्ड 1000 शेयर इन द सब्सिडरी ऑफ एफएल, यानी कि पार्टनर का एक स्पाउस है, वो एफएल की सब्सिडरी के उसके पास शेयर्स हैं 1000। आप ऑडिटर किसके अपॉइंट होने जा रहे हैं बोला? एफएल की, इसके ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं। लेकिन एक पार्टनर के स्पाउस के पास इसकी जो सब्सिडरी है, नाम उसका कोई वैसे लिखा हुआ लफ्ज, तो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसके 1000 शेयर एक पार्टनर के स्पाउस के पास है। क्या आपकी फर्म क्वालिफाइड है? क्या इसकी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बोला? नहीं एसोसिएट तो नहीं, सब्सिडरी तो खुद ही उसने बोल दिया कि है ही सब्सिडरी। हर सब्सिडरी एसोसिएट भी होती है, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हर एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने वो तो लफ्ज बोल दिया है ये सब्सिडरी है, और सब्सिडरी के शेयर्स उसके स्पाउस के पास है। तो रूल कौन सा है यहाँ पे? आपने कोई लाइनें पढ़ी होंगी कहीं किताब के अंदर कि कौन सी लाइनें यहाँ पे ज्यादा सूट करेंगी जब हम आंसर कर रहे होंगे? बिल्कुल, एक तो मेरे से पहले नंबर पे तो हम लफ्ज बोलेंगे कि ये क्वालिफाइड नहीं है, या इसकी, अच्छा वो डिफरेंट तरह के अल्फाज बोलता है, जब वो बताएगा आपको, या इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है, ये अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाइड नहीं है, इनकी अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर है या इन ऑर्डर नहीं है। तो जो मर्जी अल्फाज बोल लीजिएगा जब आंसर कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अब जरा देखिएगा पहले नंबर पे, एक तो जब क्योंकि देखो हमने एक रूल पढ़ा था, अगर कोई बंदा किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए नाअहल हो, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी और उसकी एसोसिएट के लिए भी नाअहल हो। ये लाइनें नीचे जाके हमने पढ़ी थी और मैंने कहा था ये बहुत उसकी फेवरेट है। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, क्या ये जो फर्म है ये इस सब्सिडरी का ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए अहल है कि नहीं? नहीं। अगर एक कंपनी यानी कि अगर एक फर्म एक कंपनी के लिए नाअहल हो, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाए उसका ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, उसकी होल्डिंग भी, उसकी सब्सिडरी भी और इसकी एसोसिएट सबके लिए डिस्क्वालीफाइड, तो अब ये इसका ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो इसकी सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालीफाई है, तो उसकी होल्डिंग के लिए भी क्या होंगे? डिस्क्वालीफाई होंगे। जी जी बेटा। थोड़ा सा थोड़ा बता दे तो बेहतर है मेरे बच्चे, ताकि उसको पता चले।
जिस तरह मर्जी कर दीजिएगा, उसको दोनों चीजें समझ आ रही हैं। एक तो 90 दिनों वाला मामला और डिस्पोजल वाला मामला, और दूसरा क्यों अपॉइंट नहीं हो सकते अगर उसका था। तो वो था मेरे बच्चे कि ये एक क्योंकि सब्सिडरी है कंपनी, और अगर कोई बंदा सब्सिडी के लिए डिस्क्वालीफाई हो, उसकी होल्डिंग आगे उसकी सब्सिडी और उसकी एसोसिएट सबके लिए डिस्क्वालीफाई होती है। तो हम उस यानी कि जो मर्जी आपने दो चीजें उसको बता देनी। एक तो ये डिस्क्वालीफाई है शुरू के अंदर, लेकिन अगर ये क्वालिफाइड हो यानी कि अपॉइंट हो सकते हैं, अब फिर अगली बात वही शुरू कीजिएगा। हाँ, अगली जब आप ये बोल रहे हो कि ये डिस्क्वालीफाइड है, वैसे तो पहले नंबर तो देखते ही ये लगा कि ये डिस्क्वालीफाई है। क्यों डिस्क्वालीफाई है? क्योंकि अगर कोई बंदा किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो, उसकी होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट के लिए डिस्क्वालीफाई होता है। अब क्योंकि ऑडिटर हम अपॉइंट करने जा रहे थे इस कंपनी की होल्डिंग के लिए जिसमें उसके स्पाउस के शेयर्स हैं, तो उसके लिए ये डिस्क्वालीफाई है। लेकिन अगर ये एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसको डिस्क्लोज कर दें और 90 दिनों के अंदर शेयर डिस्पोज ऑफ कर दें, तो ये उसके लिए क्या होंगे? ये क्वालिफाइड। यानी कि इस तरह जैसे मर्जी अपने अल्फाजों में, लेकिन उसको सारा बता दीजिएगा। यानी कि उसको जो रिक्वायर्ड हो चीजें वो बता दीजिएगा। और मैंने आपको बताया था ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली यहाँ से। अब देखिएगा 80% सिनेरियो बेस्ड ही। नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चे, डायरेक्टर ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 4.5 million हैव अपॉइंटेड मिस्टर दाऊद टू एक्ट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी है, दाऊद को एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया। मिस्टर दाऊद हैज बीन अवार्डेड ए डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के अंदर उनको एक डिप्लोमा मिला हुआ बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ICAP ने उसको एक डिप्लोमा दे रखा है IFRS के अंदर, एंड हैज कंप्लीटेड द मैंडेटरी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम ए लीडिंग फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बिग फोर से माशाल्लाह उन्होंने आर्टिकल भी किए हों। तो बताएं कोई दिक्कत तो नहीं आप, या कोई दिक्कत है? हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। ICAP ने डिफरेंट तरह की क्वालिफिकेशन दे रखी है वहां पे, है कि कोई बंदा हमारा एसोसिएट हो सकता है, कोई सी इंटर हो सकता है, फलाना हो सकता है। लेकिन ये लोग मेरे बच्चे किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जब तक वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो और उसके पास प्रैक्टिस के लिए वैलिड लाइसेंस ना हो। तो ये दाऊद साहब इसके लिए मान लो कि क्वालिफाइड नहीं है इसका ऑडिट करने के लिए। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक कंपनी की बात कर रहा है, बड़े गौर से हर लाइन के ऊपर रोकना है और समझ, पहले लाइन का मतलब समझना है कि कहना क्या चाह रहा है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आनी। कहता कि एक प्राइवेट कंपनी, उसके सारे जो डायरेक्टर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मान लो ये CFE की बात हो रही है और हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर हैं और सारे के सारे कौन है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ मसूद प्राइवेट लिमिटेड विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 million। और क्योंकि सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और इनको अभी एक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 million है, उसकी तरफ से ऑफर आई है कि आप हमारा ऑडिट कर दो। क्या हम उसका ऑडिट कर सकते हैं उस कंपनी का? कोई दिक्कत तो नहीं? सारे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कौन सी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए? अरे नशइयो, ध्यान रखो, मैंने बोला गौर करनी है हर लाइन के ऊपर। वो है ही कंपनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही कंपनी। एक कंपनी किसी का ऑडिट कैसे कर सकती है? यानी कि हम लोग कंपनी हैं और हमारी कंपनी को ऑफर आई है कि आप हमारा ऑडिट कर दो, माशाल्लाह आप सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 million है, फलाना है। वो तो हमें आपको धोखा देने के लिए उसने किया है। वो हमने कहा था 1 रुपए वाली कंपनी भी ऑडिट करवा सकते हैं, याद रखना। जिसका पेड आप कैपिटल 1 रुपया, याद है, उसका ऑडिट कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रौला ये है कि कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। और यहाँ पे ये कंपनी है, हम लोग CFE कंपनी है, हम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एक कंपनी आई हमारे पास, उन्होंने कहा कि आप सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, हमारा ऑडिट ही करते। हमने कहा कि ठीक हो गया, लेकिन हम उसका ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि हम क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। याद रखोगे इस बात को? ले बेटा। जी जी बेटा। बिल्कुल, लेकिन वो करवाती नहीं कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड। कोई बेवकूफ होगा जैसे ये लोग सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी फर्म बना के चलते रहते हैं, लेकिन हो सकता है उनका कोई बेचारों का कोई और कारोबार है, लेकिन है सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कोई बंदा उनके पास आ गया कि भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, आप हमारा ऑडिट भी कर दो। तो फर्म जिन्होंने ऑडिट करना था वो कब अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाते? वो मेरे बच्चे हमेशा उसको एसोसिएशन पर्सन के तौर पर रखते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बताया था एंड को लफ्ज वैसे ही इनके साथ आता है। ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां नहीं है। ये हमने वैसे ही कर लिया था, अगर आपको याद, ये वाला हमने कर लिया। इसमें एक सवाल था जिसपे अगर आपको याद हो हम जाके रुके थे, ये वही फ्रूट फ्राट है वो जो हमने
इसमें एक ये वाला सवाल था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे आके जाके हम रुके थे, हम ये सोच रहे थे कि कहना क्या चाहता है, हमें ये समझ नहीं आई थी कि यार आखिर। और तो इसमें मेरे बच्चे कभी पुराने वक्तों के अंदर कोई होती होगी चीज, लेकिन फिलहाल तो है ही नहीं सिलेबस में, है कि अगर एक पुराना ऑडिटर को रिमूव कर दिया गया हो, जब नया ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो कैसे मान लो कि पुराने प्रेडिसेसर ऑडिटर से या आईकैप से रब्ता करता है, ये इस तरह की बात फिलहाल तो वैसे ही नहीं है कि किसी से रब्ता करने की जरूरत है। अब ये चीज वैसे ही खत्म होगी, क्योंकि पुराना सवाल है मेरे बच्चे 11 का, तो इसलिए इसकी कोई हैसियत नहीं सवाल की, ये था ही नहीं कुछ भी। क्योंकि वो चीज किताब के अंदर हो, ये कैसे हो सकता है कि दिमाग में ना आ रहा हो पॉइंट। चले आपके दिमाग में तो अभी आपको बार बार समझाना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, है मेरे दिमाग में तो कोई चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे कहना क्या चाहता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी यहाँ पे, और थी नहीं सिलेबस के अंदर ऐसा कुछ भी। और यानी कि जब भी आप पढ़ रहे हो, इसको आपने पूरा इग्नोर करना है, इस पॉइंट, ये आपके सिलेबस में नहीं। नहीं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से। कहता है कि लिस्ट 3 रीजन व्हाई ऑडिट एविडेंस इज कंसीडर टू बी परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव। एक तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था परसुएसिव और कंक्लूसिव होती क्या है। हमने कहा था कि ऑडिटर जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठी कर लेता है, वो जो एविडेंस उसके हाथ में होती है ना, वो हतमी नहीं होती, उसके पास हतमी दलील नहीं होती। वो उसने जो एविडेंस इकट्ठी की होती है, बस उससे कायल हुआ होता है कि हाँ ये एविडेंस है। उसने भी तो इन्फॉर्मेशन किसी से सवाल किया होगा, किसी से इंक्वायरी की होगी, है कोई चीजें ऑब्जर्व करते हुए जो होती हुई ऑब्जर्व की होंगी, है कहीं बाहर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगी होगी, किसी बैंक से, किसी डेटर से, किसी पेबल से, है तो इसी तरह एविडेंस इकट्ठी की है ना। जाके वो इन्वेंट्री जब काउंट कर रहा था, तो इन्वेंट्री में से चंद चीजें उठा के उसने चेक कर ली थी। क्या वो सारे का सारा गोदाम चेक किया था उसने, है? और जब शुरू में उसने कहा था कौन सी चीज मैंने माननी है गलत है, कौन सी नहीं, उसने एक मटीरियलिटी लेवल सेट कर लिया था, है? जो गलती उससे नीचे भी वैसे ही छोड़ दिया करता था, जो उससे बड़ी होती थी उसको मान लेता था चलो ये गलती है। तो मेरे बच्चे एक्चुअली जो उसने एविडेंस इकट्ठी की होती है, वो हतमी नहीं होती, वो भी बस उससे कायल हो चुका होता है, ठीक है मुझे लग रहा है। यानी कि सात अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि परसुएसिव ऑडिट एविडेंस क्या होती है, जिस लग रहा है पर हमें कायल कर लिया उसने। जैसे हम पेपर देते हैं, क्या हमारा 100% पेपर सही होता है? लेकिन पेपर गलत करने के बावजूद वो हमें पास कर देता है, वो कायल हो जाता है। वो कहता है कि इतना तो इसने सही किया ही है। यानी कि जितना का हमने उसको कायल करना, 50% कायल करना, और जब 50% कायल हो जाता है वो हमें पास कर देता है। सेम इसी तरह मान लो कि किसी चीज के ऊपर ये मेजोरिटी उसकी आ गया कॉन्फिडेंस, यार ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, तो ये मान लेता है उसको। तो इसलिए मेरे बच्चे ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होती है, ना कि कंक्लूसिव। और उसके रीजन पूछे उसने, रीजन यही मेरे बच्चे इनहेरेंट लिमिटेशन सादा अल्फाज है कि सैम्पलिंग बेस पे ऑडिट हो रहा होता है, सैंपल बेस पे जब सारा चेक ही नहीं किया, और मटेरियल लेवल सेट करके हम कहीं ना कहीं ऑडिट कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे हम मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, क्या पता उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सही है कि नहीं, या बाहर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग रहे होते हैं, क्या पता वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमें सही मिली है कि नहीं। और मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही होती है, उसने छुपाए होते हैं फ्रॉड, कहीं हो सकता है हमें मिले ना, वही सारी की सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस। याद रखोगे? अच्छा, एक जब आप इसके पास पेपर मैंने रात शेयर कर दिए थे, उसका प्रिंट नहीं करवाना आप लोग, अभी उसका प्रिंट ना करवाइएगा, उसको सॉफ्ट में यूज कीजिएगा फिलहाल। रिजल्ट आ लेने दें उसका, सुजेस्टेड आंसर आने दें इस अटेम्प्ट के भी, ताकि उसमें इनकॉर्पोरेट करें। अब दूसरा, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे ना, ये क्योंकि पुराने सवाल भी हैं, ये देखो ये 11 का सवाल है। उस वक्त किताबें नहीं हुआ करती थी आई कैप, ये सुजेस्टेड आंसर टीचर ने तैयार किए होते थे। तो याद रखिएगा कि इनके अल्फाजों में और आपकी किताब के अल्फाजों में फर्क हो सकता है। आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो अपनी किताब के अल्फाजों को देनी है आज के दौर में। हाँ, वो गाइडेंस मिल जाएगी वहां पे कुछ, यानी कि वहां पे गलत होगा तो वो भी, लेकिन मेनली फोकस किसको करना है आपने? अपनी किताब के अल्फाजों। वहां पे पता नहीं क्या लिखा होगा, जूम कर लो, लेकिन गोली मार, मेन क्या है आपकी किताब, वो इतना भी बुरा नहीं लिखा हो। ले बेटा जल्दी से, विच कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो ये नहीं लफ्ज बोला कंपनी एक्ट 2017, उसने बोल दिया रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ही बात है। कहता है कि जमान इज ए पार्टनर इन ए फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड होल्ड 5,000 शेयर इन मर्दान लिमिटेड। हिज फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ खानेवाल लिमिटेड। देखो हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारा एक यहाँ पे फर्म का पार्टनर है, उसका नाम जमान भी है, और जमान के पास एमएल के 5,000 शेयर हैं। हमारे पास आज एक फर्म आई है, और फर्म का नाम क्या है? खानेवाल लिमिटेड। फिलहाल अभी तक तो कोई नहीं पता चल रहा इनका आपस में ताल्लुक क्या है खानेवाल हमारे पार्टनर के पास शेयर किस कंपनी के? जमान लिमिटेड के। और हमारे पास कंपनी आई कौन सी है? खानेवाल लिमिटेड। फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही अगर यहाँ आगे कुछ ना लिखा होता और ये कहता कि बताएं कि ऑडिटर पॉइंट हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, भाई आपस में ताल्लुक ही क्या होता है। लेकिन अगली बात कर दी, एमएल एंड केएल यानी कि ये मर्दान लिमिटेड और खानेवाल लिमिटेड आर सब्सिडरीज ऑफ डेरा खान लिमिटेड। यानी कि शहरों से मतलब इस बंदे को घूमने फिरने का शौक है। तो डेरा खान लिमिटेड का ये दोनों क्या है? उसकी सब्सिडरीज है। अब मेरे बच्चे वही बात, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर
अगर आपको याद हो उसका एक दूसरा पॉइंट था, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कल जब मैं शुरू करूंगा ना चैप्टर नंबर 3, तो एक दफ़ा मैं एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन दोबारा करवा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉपी करके वो रखी हुई है कंपनी लॉ से। तो खैर उसमें मेरे बच्चे एक तो पहले, चले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी बंदे के पास किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स हो, या ये बंदा किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, या मेरे बच्चे किसी कंपनी का मालिक हो या पार्टनर हो सादा अल्फाज में, और यही बंदा किसी और बिजनेस का पार्टनर हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, या किसी कंपनी का 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर हो, ये सब आपस में इस बंदे की वजह से क्या हो जाएंगी, एसोसिएट। फिर दूसरा इसका पॉइंट था, अगर दो कंपनी अंडर सेम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अगर दो कंपनी अंडर सेम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल हो, वो दोनों आपस में एसोसिएट होती। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंपनी ए लिमिटेड है और ये कंपनी बी लिमिटेड है, भाई किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट, अगर इसकी कंपनी ए लिमिटेड की कोई होल्डिंग है एच लिमिटेड, क्या मैं कह दूं कंपनी ए लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल किसका है, होल्डिंग है। और इसी तरह कंपनी बी लिमिटेड है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बी लिमिटेड के ऊपर भी होल्ड किसका है, एच लिमिटेड का। अगर दो कंपनी अंडर सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल काम कर रही हो, वैसे उनका चाहे आपस में कोई ताल्लुक ना हो, ये दोनों आपस में क्या होती है, एसोसिएट होती है। अब यहाँ पे ये जो मर्दान लिमिटेड और खानेवाल लिमिटेड, वो कहता है ये दोनों किसकी सब्सिडरी हैं, डेरा डेरा खान लिमिटेड। तो इसका मतलब ये दोनों अंडर सेम मैनेजमेंट कंट्रोल है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, एसोसिएट। और अगर हमारी फर्म में से किसी पार्टनर के पास, या हमारे किसी पार्टनर के स्पाउस माइनर चिल्ड्रन के पास, या पार्टनर खुद के पास, या कोई भी पार्टनर हो फर्म का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसके स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन के पास, अगर किसी कंपनी के शेयर्स हो या उसके एसोसिएट के शेयर, होल्डिंग सब्सिडी तो कवर हो ही जाती है जब एसोसिएट भी आगे बीच में, तो वो कंपनी उसका ऑडिट नहीं कर सकती। तो अब क्या ये दोनों आपस में एसोसिएट बन गई, पक्की बात है, ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट है। कौन कौन सी बोला, ये एमएल और केएल, ये दोनों आपस में एसोसिएट होगी, किस वजह से, ये डेरा खान लिमिटेड की वजह से। अब मेरे बच्चे शेयर्स किसके पास, किसके हैं, बोला उसके पास शेयर थे उसके, इसके खानेवाल लिमिटेड के, नहीं खानेवाल लिमिटेड के, अच्छा एमएल के। अपॉइंटमेंट कहाँ पे हो रही थी, खानेवाल लिमिटेड। क्या खानेवाल लिमिटेड की एसोसिएट के शेयर्स हमारे पार्टनर के पास हैं, बिल्कुल। क्या हम ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं खानेवाल लिमिटेड का, नहीं कर सकते। हाँ, फिर अगली बात वही, वो नहीं बताना भूलना, नहीं तो आधे ही नंबर मिलने हैं मेरे, आधे भी नहीं मिलने पूरे, कि डिस्क्लोज कर दे और 90 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दे, और एक तो डिस्क्लोज कर दे 90 दिनों में डिस्पोज ऑफ कर दे, वो बात लाजमी बताना। पहले आपने यही बताना है, ये क्या है, ये उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्या है, डिस्क्वालिफाइड है। होएवर वहां से हम शुरू करेंगे कि अगर ये डिस्क्लोज कर दे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और 90 दिनों में डिस्पोज ऑफ कर दे, तो फिर अपॉइंट हो सकते हैं। और ये भी बताना थोड़ा सा, ये क्यों डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि वो क्या है, इसकी एसोसिएट है। देखो बेटा, कहता कि बिलाल एंड कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ आईजेके लिमिटेड। द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज 990 मिलियन, वेयर एज इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज रुपीज 130 मिलियन। 990 मिलियन उसका टोटल कैपिटल है, लेकिन हमारे मेनली काम का कौन सा होता है, जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जिसके साथ वोटिंग राइट्स हो, वैसे कहीं पर भी लिखा है टोटल पेड अप कैपिटल 990 है ना, इसमें कोई होगा प्रेफरेंस वगैरह भी होगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है वाला, 130 मिलियन। कहता है कि फरियाल द वाइफ ऑफ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज ए डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड विच होल्ड 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन आईजेके लिमिटेड। समझ आ रही है कोई थोड़ी बहुत, बिलालन को थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कच्ची पेंसिल साथ लेके जाइएगा, चाहे वहां पे फौरन बना लीजिएगा इन चीजों को। बिलालन को, और मेरे बच्चे कहां से ऑफर आई है इसको, आईजे की, यहां से ऑफर आई है। इसका पेड ऑफ कैपिटल वगैरह बता दिया उसने जो भी था। फरियाल द वाइफ ऑफ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज ए डायरेक्टर इन एलएम, यानी कि यहाँ पे किधर गया, क्या वो 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इस आईजे के। और मेरे बच्चे यहाँ पे एक पार्टनर की स्पाउस है, वो डायरेक्टर है इस कंपनी में, एलएमएन। ये किधर जा रहा है, फिर गायब हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है?
गोली मारो, मेरा ख्याल है कि इसने होने नहीं देना। यहीं पे सोचो, दोबारा गौर करना था। ऑडिटर हम किसके अपॉइंट होने जा रहे हैं? आईजे के। और हमारे पार्टनर के एक स्पाउस डायरेक्टर है किसमें? एलएमएन। और कहता कि इज ए डायरेक्टर एलएमएन विच होल्ड्स, और एलएमएन के शेयर होल्डिंग है 50 मिलियन नॉन वोटिंग शेयर्स हैं आईजे के, और 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इन आईजे के लिमिटेड। प्रयाल आल्सो होल्ड 10,000 शेयर इन एलएमएन लिमिटेड, और 10,000 शेयर्स एलएमएन लिमिटेड के भी वैसे भी हैं उसके पास। अब मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, 130 मिलियन जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये जो 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं मान लो कि इसके पास एलएमएन के पास आईजे के, दोबारा जरा देखिएगा आईजी के टोटल शेयर्स कितने हैं बोला? ऑर्डिनरी शेयर्स प्रेफरेंस को आपको गोली मारो, 130 मिलियन। 130 मिलियन में से 2 मिलियन किसके पास है? एलएमएन के पास। क्या ये 20% शेयर होल्डिंग बनती है? नहीं बनती। क्योंकि अगर अज्यूम कर लो, अगर जैसे ये एक डायरेक्टर है, ये हमारे स्पाउस एक डायरेक्टर है एलएमएन में, और अगर एलएमएन के शेयर 20% होते इसके अंदर, ये दोनों आपस में क्या हो जाने थे? एसोसिएट हो जाने थे। लेकिन फिलहाल तो मेरे बच्चे 130 मिलियन और 2 मिलियन ये 20% बनते ही नहीं। इसका मतलब दोनों आपस में एसोसिएट नहीं है। तो अगर एसोसिएट ही नहीं तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखोगे। और अगर किसी और कंपनी के 10,000 शेयर्स हो मान लो, अगर उसके पास शेयर्स भी हैं 10,000, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कौन सा आपस में एसोसिएट है। अगर एसोसिएट के शेयर होते तब हम बेचने बेचने की बात करते हैं ना। इनका एसोसिएट वाला आपस में ताल्लुक ही नहीं। जब एसोसिएट वाला ताल्लुक ही नहीं, ये वैसे ही उसके लिए ऑडिटर पॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड है, याद रखोगे। हाँ, अगर मेरे बच्चे अगर यहाँ पे ये बढ़ा के इसको मान लो कि कर देते तकरीबन, कोई अज्यूम कर लो 30 मिलियन, 30 मिलियन या 20% है, ठीक हो गया। तो फिर मेरे बच्चे ये आपस में क्या हो जानी थी? एसोसिएट। अगर एसोसिएट हो जाती फिर हम कहते हैं कि 10,000 शेयर भी क्या करें? डिस्पोज ऑफ करें। तो फिर ये वो क्वालिफाइड हो। ये थोड़ी बहुत समझ आई है इस बात। माजूद वो अगर वो थोड़ा सा बना लेते ना तो जल्दी समझ आ जानी थी, है, लेकिन हमारा कंप्यूटर मान नहीं रहा। हमेशा और शेयर्स के बेस पे ये जो दो कंपनी आपस में, वो जो 20% या उससे ज्यादा वोटिंग शेयर होती है ना, अगर आपके सीएफई में 20% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, कौन से? वोटिंग राइट वाले। और आईकेआई में भी है। ये दोनों आपस में आपकी वजह से क्या हो जाएंगी? एसोसिएट। लेकिन जो वोटिंग जो शेयर होने चाहिए वो हमेशा वोटिंग पावर वाले होने चाहिए। क्योंकि अगर वो खाली पेड ऑफ कैपिटल लिखता ना, बाय डिफॉल्ट हम सारे के सारे ऑर्डिनरी शेयर समझते हैं। अगर जिक्र ना करे वो हमेशा क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर होता है। लेकिन उसने आगे बड़ा स्पेसिफिकली जिक्र कर दिया कि 990 मिलियन में से 130 मिलियन क्या है? वो ऑर्डिनरी शेयर है। इसका मतलब बाकी सारे का सारा प्रेफरेंस। और हमने हमेशा ऑर्डिनरी शेयर को ही देखना किसी भी सूरत में। प्रेफरेंस शेयर्स की कभी कोई औकात नहीं होती, ये याद रखिएगा। इस तरह के किसी भी डिसीजन में हमेशा सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर ही इस्तेमाल होते हैं। ले जल्दी से कह रहा कि कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अगेन। वकार इज ए पार्टनर इन सोहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर द ऑडिटर ऑफ वसीम लिमिटेड फॉर द ईयर 2011। फर्म है सोहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये ऑडिटर किसके हैं? WL के। आकब हु वाज ए पार्टनर ऑफ वकार इन 2008 इन हिज फूड बिजनेस हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ वसीम लिमिटेड। यानी कि वकार एक पार्टनर है, उसमें था इन 2008 इन फूड बिजनेसेस, हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ वसीम लिमिटेड। हमारा कभी कोई पार्टनर था 2008 के अंदर, किसी कोई बिजनेस पार्टनर कोई भी, उसने किसको ज्वाइन कर लिया? उसने वसीम लिमिटेड। दोबारा नहीं समझ आई, दोबारा देखो। कहता है कि वकार इज ए पार्टनर इन सुहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुहेल एंड कंपनी एक फर्म है और उसका एक पार्टनर, उसका नाम क्या है? वकार। हु आर द ऑडिटर ऑफ वसीम लिमिटेड। और ये सुहेल एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका पार्टनर एक वकार है, ये ऑडिटर किसकी है? WL की। पता ये 2011 जो भी चल रहा होगा उस वक्त, क्योंकि 12 में ये सवाल आया। कहता कि आकब हु वाज ए पार्टनर ऑफ वकार इन 2008। कोई और आकब है जो कि पार्टनर था, वो भी इसी फर्म के अंदर, फर्म के नहीं, वकार का जो हमारा पार्टनर है उसका आगे एक पार्टनर था। आकब वाज ए पार्टनर ऑफ वकार इन 2008 इन हिज फूड बिजनेस हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ वसीम लिमिटेड। वो जो हमारे पार्टनर का एक पार्टनर था वो वसीम लिमिटेड में अब डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो गया। क्या हम उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? अब मेरे बच्चे अक्सर इस तरह की चीजें वो देगा पेपर के अंदर। अब होगा क्या, बात का हमारा कोई बंदा जाके फर्म को ज्वाइन कर लेगा और बात का फर्म का कोई बंदा आके हमें ज्वाइन कर लेगा।
अगर तो हमारा कोई बंदा जाके फर्म को ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं होती मेरे बच्चे। हाँ, आगे जाके उसमें पढ़ेंगे एथिक्स के अंदर, वहां पे दिक्कत होगी। कंपनी लॉ में कोई दिक्कत नहीं इस मामले की कि जो बंदा आज हमारा पार्टनर है वो हमें अगर छोड़ के किसी कंपनी में चला गया हो तो अगले 3 साल तक हम उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसी कहीं बात नहीं। हाँ, ये लिखा हुआ था, एक कंपनी उसका डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉई वो ऑडिटर नहीं हो सकते, और जब ये छोड़ के जाएंगे तो छोड़ने के बाद भी 3 साल तक ये बंदे उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। ये बात याद रखो। अब एक बंदा वो हमें छोड़ के कंपनी में गया है, इससे कंपनी एक्ट 2017 को कोई लेना देना नहीं है। इसकी वजह से एक फर्म डिस्क्वालीफाई नहीं होगी उसका ऑडिटर अपॉइंट होने के। याद रखोगे, दोबारा सुन लो, अगर फर्म का बंदा हमारे पास आ जाए, हमारी फर्म 3 सालों तक उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। अगर सॉरी, फर्म का कंपनी का बंदा हमारे पास आ जाए पार्टनर के तौर पे, और वो है भी सिर्फ पार्टनर के तौर पे, मैनेजर शैनेजर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी याद रखना। अगर किसी कंपनी का बंदा हमारे पास पार्टनर के तौर पे आ जाए तो हम हमारी फर्म उस कंपनी का 3 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा बंदा कंपनी में चला जाए, कंपनी एक्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा बंदा या हमारे किसी पार्टनर का आगे पार्टनर, उससे कोई लेना देना नहीं है। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि अलीम आसफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुल लिमिटेड। कमाल हु इज ए पार्टनर इन अलीम आसफ एंड को held 5,000 shares in Gull Limited. Within 30 days of acceptance, he gifted the shares to his son Kamran, who is a manager in वो फर्म जो है अलीम आसफ एंड को, वो उसमें मैनेजर भी है। दोबारा देखिएगा, फर्म कौन सी है? एएसी। किसका ऑडिटर पॉइंट होने जा रही है? जीएल। एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हमारा एक पार्टनर था गुल ही है ना, नहीं गुल लिमिटेड तो कंपनी है ना, सॉरी कमाल। हमारा एक पार्टनर था कमाल, उसके पास शेयर थे, उसे 30 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया। कुछ गलत तो नहीं कर रहा, सही कर रहा है। 30 डेज में डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसने 90 दिनों में कर देने थे, उसने 30 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दिए। लेकिन इसने शेयर बेच दिए अपने बेटे को, बेच दिए कामरान। और फिर ऊपर से वो जो कामरान है वो इसी फर्म के अंदर ही, वो भी इसी फर्म में है, मैनेजर के तौर पे काम कर। बताएं क्या ये एएसी गुल लिमिटेड का ऑडिट कर सकती है? अच्छा, ये अक्सर इस तरह का होगा, वो कभी अपने बाप को शेयर भेज दिया करेगा, है कभी स्पाउस को, सही बात है, कभी किसी रिश्तेदार को, कभी फलाने को, कभी भाई को भेज देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना आपने कानून की उस रिक्वायरमेंट के ऊपर। कानून क्या कहता था, अगर किसी पार्टनर के पास या उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन या फर्म के किसी आगे किसी और पार्टनर के पास शेयर्स हो तो वो उसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते। हाँ हो सकते हैं अगर 90 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो, उसने शेयर मेरे बच्चे भेज दिए 30 दिन के अंदर, जो पार्टनर अपने बेटे को, और बेटा मेरे बच्चे खुद सोचे वो पार्टनर है, और बचपन में आपने डिस्कस किया, एक्चुअली पार्टनर तो नहीं, सॉरी वो मैनेजर है। अब मैनेजर मेरे बच्चे, आपको लग रहा है कि ये बच्चा कोई छोटा सा बच्चा होना जो मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, कोई माइनर होना, ये बड़ा बच्चा जिसको उसने शेयर्स बेच दिए हैं। अगर ये बड़े बच्चे को भेज दिए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिस्क्वालीफाई नहीं। यार हाँ, अगर ये बच्चा छोटा होता तो फिर अगेन मेरे बच्चे ये डिस्क्वालीफाइड है। अगर ये शेयर किसी छोटे बच्चे को भेज देता, अपने बेटे को, छोटे बेटे को, यानी कि उसके गुल लिमिटेड के शेयर पहले इसके पास है, इसने अपने छोटे बच्चे को अगर भेज देता या वाइफ को भेज देता, अगेन इसकी फर्म क्या होनी थी? डिस्क्वालीफाई होनी। बात नहीं समझ आ रही? मेरा ख्याल है कि आज तो ऊपर से ही जा रही है सारी चीजें, है ना। मैनेजर को नहीं देखना हमें, सिर्फ पार्टनर। हाँ मेरे बच्चे, ये भी याद रखनी है इस बात। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे बच्चे, अगर ये जो हमने सिर्फ पार्टनर्स के मामला फर्म में देखने होते हैं, मैनेजर शैनेजर का, डायरेक्टर, अगर फर्म के अंदर भी किसी का नाम डायरेक्टर रखा उसका कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, अगर ये बच्चा भी पार्टनर होता, हाँ फिर नहीं हो सकता। यार को चाहिए बड़ा बच्चा था, लेकिन अगर ये पार्टनर होता, हाँ फर्म के, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम सब लोग यहाँ पे पार्टनर बैठे हुए किसी फर्म की, और हमारा कोई इंप्लॉई भी है, हमें नेस्ले ने ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया, नेस्ले के शेयर हमारे इंप्लॉई के पास है, किसी भी ओहदे के ऊपर 100 पार्टनर, हमारी फर्म उसके लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है। याद रखोगे इस बात को। यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन बड़ा वादे लिखा हुआ हो, अगर शेयर्स किसके पास हो, एक पार्टनर के पास फर्म के, उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन के पास, ये 3 बंदे वहां पे लिखे हो, इंप्लॉय का तो लिखा ही नहीं हुआ, फर्म का कोई इंप्लॉय। याद रखोगे। और कानून को हमने वैसे ही मनोन मानना है
जिस तरह कानून लिखा हो, याद रखो। ले बेटा, साजिद हमीद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द ऑडिटर्स ऑफ मीर हसन लिमिटेड। काशिफ इज ए सीनियर मैनेजर इन एसएचसी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना, मैनेजर मैनेजर जो मर्जी जाए, ये जो मर्जी हो। वैसे मैं बता दूं, एक फर्म का मैनेजर है, उसका क्या पंगा हो सकता है, जो मर्जी पंगा हो, हमारी फर्म उसके लिए, फर्म इस कंपनी के लिए एमएचएल के डिस्क्वालीफाई नहीं हो। लेकिन आगे देख लेते हैं क्या कहता है। ऐसे कहता है कि काशिफ इज ए सीनियर मैनेजर, हमारी फर्म में सीनियर मैनेजर एंड बीइंग प्रमोटेड एज ए पार्टनर, और उसको पार्टनर के तौर पे प्रमोट कर दिया गया है। आगे देखते हैं, कोई क्या कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई गलत तो नहीं हुआ। ही टीचर्स ऑडिटिंग इन ए कॉलेज। वो किसी कॉलेज के अंदर ऑडिट पढ़ाता है। कौन वाला? जिसको अभी अभी हमने काशिफ को अपना पार्टनर बनाया है, वो किसी कॉलेज में ऑडिट भी पढ़ाता है। कहता था कॉलेज इज ऑन्ड बाय ए ट्रस्ट। कॉलेज का मालिक एक ट्रस्ट है, यानी कि ट्रस्ट क्रिएट हुआ हुआ उस कॉलेज के ऊपर। हुज ट्रस्टी इंक्लूड 2 डायरेक्टर ऑफ एमएचएल, और एमएचएल के 2 डायरेक्टर उस ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। अब मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, एक डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। फिर हमने डिस्कस किया था आगे इनका डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय का आगे कोई पार्टनर या एम्प्लॉय हो, वो भी ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। याद है ये बात कि नहीं? अब अगर अज्यूम करो, बजाहिर ये लग रहा है कि भाई अगर उस ट्रस्ट के 2 डायरेक्टर एमएचएल के हैं, तो शायद ये जो और यानी कि उस ट्रस्ट के अंदर जो हमारा टीचर पढ़ाने जाता है, शायद फिर उन 2 डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय बन गया है। शायद मुझे बताएं, क्या यहाँ पे वो जो कॉलेज में पढ़ाने जाता है टीचर काशिफ, वो डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय है या ट्रस्ट का एम्प्लॉय है? आपको क्या लग रहा है अल्फाजों से? दोबारा तरह देखना, इस तरह देख लो, एक फर्म है, उस फर्म का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे सीएफई, एक ट्रस्ट है, ये कॉलेज है, और उस फर्म का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काशिफ यहाँ पे आके ऑडिट पढ़ाता है, और ये कॉलेज एक ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के 2 डायरेक्टर मान लो कि किसी कंपनी के हैं, नेस्ले के हैं, और उस फर्म को, जिसका पार्टनर यहाँ पे ऑडिट पढ़ाने आ रहा है, उस फर्म को नेस्ले का ऑडिट मिल गया है, और नेस्ले के 2 डायरेक्टर यहाँ पे आके इस ट्रस्ट में डायरेक्टर बने हुए, और उस फर्म का एक पार्टनर यहाँ पे ऑडिट पढ़ा रहा है। अब मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि ये जो पार्टनर यहाँ पे आके ऑडिट पढ़ा रहा है काशिफ, ये ट्रस्ट का एम्प्लॉय है या उन डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय है? बजाहिर क्या लग रहा है? यहाँ पे वो कहता है कि देखो, वो जो ट्रस्ट है वो खुद एक सेपरेट पर्सन होता है, तो ये जो एम्प्लॉय है वहां पे जो पढ़ा रहा है वो ट्रस्ट के एम्प्लॉय होते हैं, किसी डायरेक्टर के एम्प्लॉय नहीं होते। हाँ, अगर ये डायरेक्टर के एम्प्लॉय होता तो फिर तो मामला कुछ और, यानी कि ये कंपनी होती है और शायद इनके अंडर काम कर रहा होता, तो फिर शायद ये कुछ और मामला होता। याद रखोगे मेरे बच्चों? इसलिए वो कहता है कि ट्रस्ट के एम्प्लॉय होने की वजह से इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चों, कहता है कि सलीम, हमने कहना था कि अगर एक बंदा हमारे डायरेक्टर या ऑफिसर का एम्प्लॉय हो, वो हमारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, ऐसे ही है ना? अगर एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई होता है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होती है। अगर ये काशिफ डिस्क्वालीफाई होना था तो इसकी पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होनी थी। तो ये उस असूल के तहत उसकी पूरी की पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई थी हमारा ऑडिट करने के लिए। लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं, वो तो ट्रस्ट का एम्प्लॉय है, अगर वो इन डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय होता तो काशिफ अगर ऑडिटर नहीं बन सकता था हमारी कंपनी का, तो फिर पूरी फर्म अपॉइंट नहीं हो सकती। ये उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने ले बेटा। कहता है कि सलीम इज ए पार्टनर इन ऑरेंज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ही आल्सो प्रैक्टिस एज ए सोल प्रोप्राइटर। आज ये बड़े ध्यान से मेरे बच्चे जरा देखिएगा इसको। कहता है कि सलीम, यानी कि कल आप भी किसी फर्म में आप पार्टनर भी हो सकते हैं, और साथ आल्सो प्रैक्टिस एज ए सोल प्रोप्राइटर, और सोल प्रोप्राइटर के तौर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि अकेले भी काम करो अगर उनको कोई एतराज ना हो, क्योंकि कंपीटिंग बिजनेस है ना। याद है बचपन के अंदर आपने डिस्कस किया था कि कंपीटिंग बिजनेस आप उस फर्म से इजाजत लेके कर सकते हो, नॉन कंपीटिंग बगैर इजाजत के कर सकते हो, लेकिन कंपीटिंग करना हो तो लाजमी आपने पार्टनर से पूछ के करना है, अगर वो इजाजत दे दें। अगर आपने छुप के किया तो जितने सालों में आपने जो कमाया होगा सारा फर्म का होगा। इस तरह की बातें वो सारी पार्टनरशिप के अंदर पड़ गया। ले बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सलीम फर्म में पार्टनर भी है और साथ वो अकेला भी प्रैक्टिस करना, एंड हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
विच इज ए सब्सिडरी ऑफ DEF बैंक लिमिटेड। यानी कि उसको अपॉइंटमेंट कहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ABC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। और किसको बोला, इस सोल प्रोप्राइटर को, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे तो यही लग रहा है क्योंकि ये लाइन उसने जो जोड़ी आगे अपॉइंटमेंट होने की, वो किसके साथ जोड़ी है, सोल प्रोप्राइटर के साथ। बज़ाहिर यही लग रहा है कि इसको किस कैपेसिटी में ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। वो जो अकेला काम कर रहा है उसको दावत दी है उस कंपनी ने कि आए हमारा ऑडिट कर दें, ये उस फर्म को नहीं की। ऐसे ही है ना। कहता है कि ही आल्सो प्रैक्टिस एज ए सोल प्रोप्राइटर एंड हैज रिसीव्ड, तो हैज का मतलब भी यही है कि उस बंदे को अकेले को ऑफर हो रही है, एंड हैज रिसीव्ड an offer for appointment as auditor of ABC Financial Services Limited, which is a subsidiary of DEF Bank Limited. The balance outstanding against a credit card issued by DEF Bank Limited to a partner of Orange and Company is rupees 1.1 million. जो भी आगे कहना चाहते हैं, कहता है कि एक फर्म है, उस फर्म का एक पार्टनर है जो अकेला सोल प्रोप्राइटर के तौर पे भी काम कर रहा है। इसके पास एक कंपनी आई है ABC, ये वाली, इसके पास आई है कि आए सर हमारा ऑडिट कर दें। और हमारी फर्म का मान लो द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय DEF बैंक टू पार्टनर, हमारी इस फर्म का एक पार्टनर है, इसका तो पार्टनर है नहीं ना सोल प्रोप्राइटर, फर्म का एक पार्टनर है, उस फर्म के पार्टनर के पास इस बैंक का, वो जो बैंक है कौन सा बोला, DEF, जो कि होल्डिंग है इस ABC का, उसका क्रेडिट कार्ड है। और उसने क्रेडिट कार्ड जो यूज किया है वो 1 मिलियन से ऊपर का किया। मुझे बताएं क्या DEF का ऑडिटर पॉइंट हो सकती है ये फर्म? नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड में 1 मिलियन तक होता तो इट्स ओके, अब 1 मिलियन से ज्यादा तो, और अगर कोई बंदा किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड हो तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी और एसोसिएट के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्म है वो तो इसके ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकती, फर्म के तौर पे तो उसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकती। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, एक फर्म डिस्क्वालीफाई होती है, एक पार्टनर भी डिस्क्वालीफाई हो, वो तो मेरे बच्चे अलहदा से एक पार्टनर के तौर पे भी काम कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर की हैसियत पे भी काम कर रहा है। यानी कि अगर तो फर्म के पार्टनर के तौर पे, वो तो पूरी की पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई होगी, वो तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे इस ABC। लेकिन ये जो बंदा अलहदा प्रैक्टिस कर रहा है, इसको इजाजत है कि ये जाके उसका ऑडिट कर सकता है। आप कहेंगे सर ये भी तो उनका पार्टनर, वहां पे डिस्क्वालीफाई, वहां पे ऐसे पार्टनर डिस्क्वालीफाई, वहां पे ऐसे पार्टनर डिस्क्वालीफाई है अगर उसके पार्टनर ही रहता है। लेकिन ये अपनी अलहदा प्रैक्टिस कर रहा है, इसको इजाजत है। यार देखो बेटा, ये पास पेपर करवाए भी आपको ऐसे जा रहे हैं ताकि जितनी पॉसिबल सिचुएशन है वो आपके सामने आ जाए, और मिलती जुलती ही सिचुएशन हो जब इंशाल्लाह आपके सामने पेपर आएगा। जब ये आपने किए होंगे तो दिक्कत नहीं हो, लेकिन क्योंकि खाली वहां पे तो पढ़ा था हमने, जब उसको अप्लाई करना होता है, मेन यही तो है जो दिमाग जहां पे इस्तेमाल हो। ले बेटा नेक्स्ट देखिए। और ये अगर चले क्या, ब्रीफली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। ये तो मेरा ख्याल है आप जानते ही हो। प्रोफेशनल जजमेंट क्या हुआ करती थी, जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोफेशनल जजमेंट है। और फिर प्रोफेशनल जजमेंट के फायदे क्या हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, है याद है? हाँ, आप ओवरलुकिंग नहीं होती थी वहां पे कुछ चीज़ों की जो अहम चीज़ें थी, हैं। उसके बाद आप चीज़ों को जनरलाइज नहीं करते थे, हैं। आप कोई भी ऑडिटर एविडेंस मिला करती थे, आप उसको क्रिटिकली असेस किया करते थे, हैं। तो ये इस तरह के मेरे बच्चे वो जितनी चीज़ें लिख रखी हैं वहाँ पे फायदे, एक्चुअली फायदे ही हैं, और तो है नहीं। प्रोफेशनल जजमेंट में दो ही तो चीज़ें बता रखी हैं उसने, हैं। एक मेरा ख्याल एग्जाम्पल है ये, शायद इसमें भी, और उसके फायदे हैं, तो फायदे ही मेरे बल्कि हैं ही इसके फायदे। इसकी तो मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल शायद, हाँ ये लिखा हुआ कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल जजमेंट, मटेरियलिटी लेवल वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ है, सारा कुछ जो मन में आता है, वो छोटे छोटे पॉइंट ही तो हैं, 4 नंबर है तो लिख दे उसको सारा के सारा, जितना लिखा जाए मेरे। डिफाइन करते हैं वो एक एक दो एक 1.5 नंबर डेफिनेशन का दे देगा, बाकी इस चीज का पॉइंट ये छोटे छोटे, ज्यादा तो है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चे जल्दी से, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। फिर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017 कहता है कि खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुड बैंक लिमिटेड। Shahid is a partner in Khan and Company. He has obtained a personal finance of rupees 4,50,000 from GBL and also hold GBL's credit card. The outstanding balance on his credit card is rupees 1 लाख। यानी कि मान लो कि हम खान एंड कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है,
हमारा एक हमें ऑडिट किसका करने जा रहे हैं? जीबीएल का, बैंक। और जीबीएल बैंक से हमारे एक पार्टनर ने 4,50,000 का लोन लिया हुआ है, और क्रेडिट कार्ड भी है, और क्रेडिट कार्ड कितना इस्तेमाल किया? लाख तक। बताएं क्या हम जीबीएल का ऑडिट कर सकते हैं? क्यों? हम मकरूज नहीं वो बंदा? वो तो क्रेडिट कार्ड में है ना, ध्यान रखना, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड में है। क्रेडिट कार्ड के अलावा किसी किसी दूसरे लोन की कोई वो नहीं है उसमें। ये, हाँ, यहाँ पे उस लिहाज देखो, हम उस कंपनी का ऑडिट अपॉइंट नहीं हो सकते थे अगर ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो, क्योंकि यहाँ पे वो सामने बैंक है, और बैंक का काम है उधार देना। और अगर उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उधार लिया हुआ ये 4,50,000 का, जितना मर्जी करोड़ों का लिया होता, अरबों का लिया होता, हम ऑडिटर अपॉइंट हो सकते थे। हाँ, अगर लोन देने में उसने कोई खास टर्म रखी होती इस बंदे के लिए, फिर हम कहते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, और हम उसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते। क्या रखोगे? यानी कि आम लोन, हाँ, अगर ये सीएफई है, आप लोगों को सीएफई कंपनी का ऑडिट करने के लिए मान लो कि हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, और आपके एक पार्टनर ने सीएफई से लोन लिया हुआ है, और सीएफई बैंक नहीं है, आप इसके ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो लोन दिया हुआ है किसी पार्टनर को, ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। याद रखोगे इस बात को। नेक्स्ट देखना जल्दी से। कह रहा है कि ऑपोजिट पार्टनर इन एएफएल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, AFL has accepted an offer for appointment as auditor of Saima Limited. AFL फर्म है, और AFL ने मेरे से अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली है SL की, साइमा लिमिटेड की। और साइमा दी वाइफ ऑफ आबिद, आबिद भी हमारा कौन है? पार्टनर है। और हम किसका ऑडिट करने जा रहे हैं? साइमा लिमिटेड का, साइमा लिमिटेड। और साइमा, वो हमारा जो पार्टनर आबिद है उसकी क्या है? वाइफ। ऑन 11% शेयर इन एसएल, और एसएल में उसके कितने परसेंट शेयर है? 11%। यहां तक क्या लग रहा है? सिंपल, हमारा एक पार्टनर, उसके स्पाउस या मैनेजर के पास शेयर्स हो तो हमारी फर्म डिस्क्वालीफाई है। होएवर अगर वो डिस्क्लोज करते हो 90 दिनों में, डिस्पोज ऑफ कर दें, तो फिर अपॉइंट हो सकते। अभी तक तो यहाँ तक तो यही बात थी, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। शी आल्सो वर्क एज एसएल जनरल मैनेजर मार्केटिंग, और वो जो खातून है वो साइमा लिमिटेड में वो जनरल मैनेजर के तौर पे भी काम कर रही है, जीएम के तौर पे भी काम कर रही है। साइमा डिस्पोज ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हर टू आबिद फादर, और दिक्कत पैदा कर दी। साइमा ने क्या कर दिया, अपने जो शेयर थे उसके पास, उसने वो माशाल्लाह आबिद है उसके बाप को, यानी कि अपने ससुर को सेल कर दिए। बात समझ आ रही है? विद इन 30 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ AFL, बट कंटिन्यू टू रिमेन एम्प्लॉयड इन एसएल। लेकिन जनरल मैनेजर अभी भी साइमा लिमिटेड में है, लेकिन क्योंकि उसके पास जो शेयर थे उसने आबिद के बाप को सेल कर दिए। बताएं क्या ये ऑडिटर पॉइंट हो सकती है? सॉरी, ये फर्म ऑडिटर पॉइंट हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं है, जनरल मैनेजर का तो रौला ही को नहीं। अगर सपोज वहां पे अच्छा, एक और चीज मैं सच्ची बता रही थी आप, हमारा ये जो ऑडिट है ना, वो चीफ एग्जेक्टिव को डायरेक्टर नहीं मानता, ये भी याद रखिएगा। अगर कोई बंदा हमारा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हो, या पिछले 3 सालों में रहा हो, या आगे इनका कोई पार्टनर शार्टनर जो भी हमने वो पढ़ा होता है ना इस तरह का, यानी कि मैंने जो असेस किया है, हमारा कंपनी लॉ तो बड़ा वाजे कहता है कि चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है, चाहे वो डायरेक्टर में से अपॉइंट हो, बाहर से भी हो, तो वो डीम डायरेक्टर है। और डायरेक्टर हमेशा डायरेक्टर होता है, चाहे जिस मर्जी नाम से हो, चाहे उसका नाम चीफ एग्जेक्टिव हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो, वो डायरेक्टर ही होता है। लेकिन हमारा ऑडिट मादरत के साथ इस मामले में इसको चीफ एग्जेक्टिव को डायरेक्टर नहीं मान रहा। इसलिए मेरे बच्चे, वो जो मैनेजमेंट है 2 चार्ज विद गवर्नेंस, उसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी आपको अमेंड करवा दूं। आपने 2 चार्ज विद गवर्नेंस में सिर्फ डायरेक्टर्स को रखना, चीफ एग्जेक्टिव और नीचे जो मैनेजर हैं उनको भी आपने मैनेजमेंट में ही रखना, क्योंकि अगर ये चीज ना मानी हमने तो आगे कहीं सवाल आ गया। अगर जस्ट एग्जांपल ये चीफ एग्जेक्टिव होती खातून में, वहां जनरल मैनेजर ना होती, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, माजरत के साथ मेरा ख्याल है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है फास्ट पेपर में, लेकिन करने तो है। कल हम पहले पढ़ेंगे, फिर आखिर पे जाके थोड़ा सा जो टाइम बचा उसमें फिर इसको मेरे बच्चे दोबारा कर रहे सारे, ये मेरे बच्चे जरूरी है। कह रहे कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2017। जहांगीर प्राइवेट लिमिटेड, JPL, हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ ₹2.5 million।
टिल रिसेंटली इट वाज ए होली ऑन सब्सिडरी ऑफ मलक लिमिटेड, यानी कि जहांगीर प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, और इसका पेड अप कैपिटल 2.5 मिलियन है, और ये होली ऑन सब्सिडरी है एमएल की। रिसेंटली एमएल हैज डिस्पोज ऑफ 60% ऑफ इट्स होल्डिंग इन जेपीएल टू ज़ुबैर एंटरप्राइज, ए पार्टनरशिप फर्म। और एमएल ने भी क्या किया, 100% जो शेयर थे जहांगीर प्राइवेट लिमिटेड के, उसमें से 60% शेयर किसको भेज दिए, इस फर्म को। ये पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी नहीं है कोई। ऑल द पार्टनर इन जीई आर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमएल, और वो जो फर्म है उसके सारे जो डायरेक्टर जो पार्टनर हैं वो मेरे बच्चे ये जो एमएल है मलक लिमिटेड उसके डायरेक्टर भी हैं। जेपीएल इंटेंड टू अपॉइंट मिस्टर एहसन एज इट्स ऑडिटर, और मिस्टर एहसन इज एन एमबीए एंड हिज ब्रदर इज आल्सो ए पार्टनर इन जीई। फर्म सोच रही है कैसा करते हैं, सॉरी जेपीएल सोच रही है जिसका 2.5 मिलियन पेड अप कैपिटल है मेरे बच्चे, क्या 3 मिलियन से कम है, और है भी प्राइवेट, ऐसे ही ना। और आप सोच रहे होंगे सर ये एमएल जो कि पब्लिक कंपनी है उसकी होली ऑन सब्सिडरी है, नहीं, उसने 60% शेयर बेच दिए हैं, अभी उसकी होली ऑन सब्सिडरी नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो कंपनी है जेपीएल, ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, ऐसे ही। और इसका ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करने जा रहे हैं मिस्टर एहसन को। मिस्टर एहसन मेरे बच्चे डायरेक्टर का भाई भी है और एमबीए है, क्या हो सकता है, नहीं एमबीए, बस वही बात, यानी कि इतना घुमाने फिराने का मकसद क्या है कि एक कंपनी है जो मर्जी है 2.5 मिलियन पेड अप कैपिटल उसका, अगर ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडी ही रहती, वो 60% सेल ना करती, फिर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अपॉइंट होना। लेकिन अब क्योंकि 2.5 मिलियन लेकर और किसी पब्लिक की सब्सिडी नहीं रही, अब ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एमबीए को नहीं कर सकते। याद रखो, तो यही बातें मेरे बच्चे बतानी। परेशान हो रहे हो ना आप लोग, बेटा भी एक दफा कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह किताबें भी नहीं ली, उन्होंने पढ़ा क्या होगा। मैं कह रहा हूँ अच्छे तरीके से पहले, और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि वो जो खासतौर पे डिस्क्वालिफिकेशन हर दूसरे दिन, और जो चैप्टर नंबर 1 हर हफ्ते में इसकी रिवीजन लाजमी करते हैं। अगर हम पिछला भूल गए ना, सत्यानाश हो जाए। और वो जो नोट्स है वो बड़ी आसानी में आपकी मदद करेंगे इस सारे उसमें, कि आप सुकून से उसको बैठें और वो पॉइंट्स पढ़ते रहें, सारी डिटेल पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं, आप जब एक दफा पढ़ लिए। नहीं बेटा आगे देखो, वो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए आपने किताब को भी रिवाइज करना है साथ साथ। कहता कि नेक्स्ट देखिएगा, ए नोटिस ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ काशिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज रिसीव्ड बाय खानेवाल लिमिटेड। क्या चाह रहा बड़ा, खानेवाल लिमिटेड है, एक कंपनी है, और इसको नोटिस मौसूल हुआ है कि हम अपॉइंट करना चाहते हैं काशिफ एंड कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे। याद है जब हमने बचपन में डिस्कस किया था कि जब एजीएम होने जा रही है, उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने जा रही हो, तो उसके 14 दिन पहले है, कोई बंदा 10% वोटिंग पावर वाला बंदा वो नोटिस दे सकता है कि इस बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करो। ये वो है यार, सॉरी 7 दिन थे ना, देखो यार मुझे कंफ्यूज कर 10% वोटिंग पावर, not less than 7 days. 7 दिन ही, वापस आओ। नहीं बेटा देखिएगा, तो नोटिस वसूल हुआ है कि इस फर्म को काशिफ एंड कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे, ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करेंगे 14 डेज बिफोर द एजीएम, यानी कि पहले मिल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 7 दिन पहले एटलीस्ट मिलना चाहिए, लेकिन उससे 14 दिन पहले दे दिया, कोई मसला नहीं है। कहते द नोटिस वाज सर्व्ड बाय मिस्टर इकबाल हु इज ए होल्डर ऑफ 5 लाख नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं क्या, हाँ वोटिंग राइट वाले शेयर होने चाहिए थे 10%, हम उसको यही पूरा बताएंगे। वोटिंग पावर वाले, हाँ उसका उसने नोटिस बिल्कुल सही टाइम पे दिया है, लेकिन नोटिस देने के लिए वोटिंग पावर कितनी चाहिए, 10%, और जबकि उसके पास है ही प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि मिस्टर खान इज ए पार्टनर इन ए फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही आल्सो होल्ड 70% शेयर इन खान लिमिटेड। कोई कंपनी भी है खान लिमिटेड, और वो मिस्टर खान एक जो पार्टनर है वो किसी फर्म में। कहता है कंस्ट्रक्शन बैंक लिमिटेड हैज ग्रांटेड ए लोन ऑफ ₹10 मिलियन टू केएल। मिस्टर खान फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ सीबीएल। दोबारा देखिएगा मेरा, एक फर्म है
और उसका एक पार्टनर है मिस्टर खान। और ये जो पार्टनर है ये 70% शेयर ऑन करता है केएल के। कंस्ट्रक्शन बैंक लिमिटेड सीबीएल हैज ग्रांटेड ए लोन ऑफ ₹10 million टू केएल। एक बैंक है सीबीएल, उसने 10 मिलियन लोन दिया हुआ है इस केएल। और केएल के 70% शेयर किसके पास है? मिला हमारी फर्म के पार्टनर के पास। मिस्टर खान फर्म हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ सीबीएल। और हमारी फर्म को ऑफर हुई है इस फर्म को कि आप इस बैंक का ऑडिट करें। क्या ये फर्म इस बैंक ऑडिट कर सकती है? क्यों? और लोन नहीं लिया हुआ। एक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी था, और दूसरा मेरे बच्चे अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना भी होता, ये लोन किसने लिया हुआ? केएल ने। अगरचे केएल के 70% शेयर हमारे पार्टनर के पास है, लेकिन केएल खुद एक क्या है? सेपरेट पर्सन है। वो खुद एक इंसान है, उस इंसान ने लोन लिया है, उस पार्टनर तो नहीं लिया हुआ। अगर खुद लिया होता लोन सीधा डायरेक्टली, तो फिर हमने उसने इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रख देना था। अब एक ऐसी कंपनी ने लिया हुआ जिसमें हमारे पार्टनर, जैसे हम लोग ये सारे यहाँ पे बैठे हैं, और आपके पास 70% शेयर्स हैं उसके नेस्ले के, और नेस्ले ने मेरे बच्चे अज्यूम कर लो 100 मिलियन उधार लिया हुआ फैसल बैंक से, और आपके पास 70% शेयर है नेस्ले के, और नेस्ले ने 100 मिलियन उधार लिया हुआ फैसल बैंक से, और आपको फैसल बैंक का यहाँ पे हम ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, और दूसरे नंबर पे वो जो लोन लिया वो नेस्ले ने लिया है, और नेस्ले खुद एक इंसान है, उस इंसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। और अगर ये सीधा पार्टनर ही लिया होता लोन, फिर भी हम क्या कहते इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है कि जल्दी से मेरा आखिरी सवाल बस आज। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। मतीन हैज रिसेंटली ज्वाइन हुमायूं एंड कंपनी, a firm of chartered accountant as a director with a commitment of being promoted as a partner in due course। देखो अभी वो हमारी फर्म के अंदर आया है, लेकिन एज ए डायरेक्टर, लेकिन हमने उससे कमिटमेंट किया कि हम पार्टनर बनाएंगे, अभी पार्टनर नहीं है। कहता है एचसी इज द ऑडिटर ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड। मतीन वाज प्रीवियसली एसोसिएटेड विद एसएल एज ए डायरेक्टर, और हम किसका ऑडिट करने जा रहे हैं? एसएल का। और ये जो बंदा जो हमारी फर्म में आया एज ए डायरेक्टर, जिससे हमने वादा किया पार्टनर बनाने का, ये पहले वहां पे उसी एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे उसी कंपनी के साथ एसोसिएट था। ही लेफ्ट द जॉब इन 2011 बट स्टिल होल्ड 1 मिलियन शेयर इन एसएल। एज ए डायरेक्टर वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके पास 1 लाख शेयर, अभी भी 1 मिलियन शेयर है उसके। और उसे वो कब जॉब कर रहा था वहां पे? 2011। तो बताएं क्या हमारी फर्म उस कंपनी का ऑडिट कर सकती है जिसका एक डायरेक्टर हमारा डायरेक्टर बना हुआ है फर्म, और उसके पास 1 मिलियन शेयर्स भी हैं, और उस बंदे के साथ हमने वादा किया है पार्टनर बनाने का? पहले नंबर पे तो हम जैसे मर्जी उसको पॉइंट पूरे कर दीजिएगा। एक तो उस कंपनी से बंदा हमारी तरफ आया, अगर ये 3 साल जब तक गुजर नहीं जाते, हमारा वहां पे चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां से इधर आया तो 3 साल तक हम उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, और अगर ये 3 साल नहीं गुजरे तो हम उस वजह से अपॉइंट नहीं हो सकते। ऐसे मेरे बच्चे। लेकिन अगर वो क्या होता है एज ए पार्टनर, पार्टनर तो है ही नहीं है, हमारा तो फिलहाल डायरेक्टर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टनर के तौर पे ज्वाइन करता तो फिर हम 3 साल तक के लिए उसके ऑडिट नहीं कर सकते थे, ऐसे ना मेरे बच्चे। लेकिन फिलहाल तो वो डायरेक्टर है, और डायरेक्टर की वजह से हमारी फर्म डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। लेकिन अगली बात, अगर वो पार्टनर बन गया, जो हमने उससे वादा किया, वो हमने उससे यही वादा किया ना कि हम आगे आपको पार्टनर भी बना देंगे। अगर पार्टनर बन गया तो फिर 3 साल भी देखेंगे, और वो 1 मिलियन शेयर्स भी उससे डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। तो फिर 3 साल तक हमारी फर्म ऑडिट नहीं कर सकेगी। नहीं, फिर कोई दिक्कत, पार्टनर ना हो फिर कोई दिक्कत। अगर हमारा कंपनी की तरफ से कोई बंदा हमारी कंपनी फर्म में किसी भी ओहदे पे बैठ जाए स्वाय पार्टनर के, हम उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन हमारा पार्टनर हो तो फिर मसला है। और फिर अगर हमने पार्टनर बना लिया कल इसको, तो फिर इसके पास शेयर्स भी हैं, वो भी डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारी फर्म भी 3 साल अगर नहीं गुजरे होंगे तब भी डिस्क्वालीफाई रहेगी। यानी कि 3 साल वाला मामला भी है अगर जब पार्टनर बनेगा। फिलहाल तो पार्टनर नहीं है, कोई मसला नहीं, ना शेयर्स का ना ही उसके डायरेक्टर अपॉइंट होने का। लेकिन पार्टनर बन गया फिर 3 साल वाला मसला भी होगा और शेयर्स वाला मसला भी होगा। याद रखो, फिर 3 साल
गुजर चुके हों और ये शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर चुका। नेक्स्ट बस सर 2-4 मिनट, 2-4 बस 1-2 मिनट। खबर इज अपॉन इन गालिब एंड कंपनी चाइना कॉर्नर ही रोड्स चलें कल से अगेन मेरे से कल हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे पहले, उसके बाद हम कोई आधा पौना घंटा पढ़ने के बाद फिर हम दोबारा इधर शिफ्ट होंगे। आधे पौने घंटे के अंदर आप जरा थोड़ा सा हमारा माइंड बन चुका होगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना सवाल, इंशाल्लाह वो माइंड ओपन होता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन होती प्रैक्टिस है मेरे से। जहाँ पे चीज़ अप्लाई आ जाए वो आपको सोचना पड़ेगा वहाँ, और सोचने के लिए इतने सिनेरियोज हैं, इंशाल्लाह ये काफ़ी है। और उसके बाद आपको 2 किताबें दी जाएंगी, एक पास पेपर की, एक केस स्टडीज। केस स्टडी में पास पेपर भी है, लेकिन कुछ और जो वो है ना क्वालिफिकेशंस हैं, ACCA सीमा वगैरह, इधर उनके भी पास पेपर हैं बीच में। तो फिर मेरे से वो भी आपने देखना है, सिर्फ एक दफ़ा रीड करना। वो भी मैं आज ही शेयर कर दूँ, केस स्टडी वाली किताब होना है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है आज का टेस्ट, नॉलेज बेस्ड।